नमस्कार। आप देख रहे हैं शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल। हमारे साथ हैं संतोष पाठक जी। स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी, और शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल के तमाम दर्शकों को नमस्कार। और एक बार फिर से हम हाजिर हुए हैं एक बड़ी खबर के साथ। तो कुछ मिनट हमारे साथ जरूर बने रहिएगा, एक एक करके उस बड़ी खबर के बारे में आपको बड़ी बातें बताएंगे अपनी इस स्टोरी में। हमेशा की तरह शुरुआत शिव जी करेंगे। जी शिव जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले बीजेपी में बड़ी बगावत की बू आ रही है। शब्दों पर कृपया दर्शक ध्यान दें। बड़ी बगावत की बू आ रही है। 43 नेताओं ने एक साथ इस्तीफा दे दिया। कितने? 43। 43 नेताओं ने एक साथ इस्तीफा दे दिया। दो पूर्व विधायकों ने अपने 3 नेता समेत राहुल गांधी की कांग्रेस में शामिल होने का ऐलान कर दिया। अब राहुल गांधी की कांग्रेस क्यों मैंने कहा? फिलहाल कांग्रेस भी दो तरीके की है, एक जयराम रमेश की और केसी वेणुगोपाल की कांग्रेस है, और एक राहुल गांधी की कांग्रेस है। राहुल गांधी बराबर कहते हैं कांग्रेस में कुछ स्लीपर सेल है। राहुल गांधी उन स्लीपर सेल की पहचान कब करेंगे, ये राहुल गांधी से सवाल है। लेकिन अभी फिलहाल सवाल पहला ये है कि वो कौन 43 नेता हैं जो एक साथ इस्तीफा दे देते हैं? कौन वो पूर्व विधायक हैं जो राहुल की कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं? और तब जब प्रधानमंत्री से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, पूरा विपक्ष ये सवाल करता है कि प्रधानमंत्री जी उस राज्य में कब जाओगे जो भारत का हिस्सा है और जिस राज्य का नाम है मणिपुर। तो संतोष जी, क्या है पूरा मामला? देखिए शिव जी, शुरुआत थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बतौर प्रधानमंत्री अगर वो किसी राज्य के दौरे पर जाते हैं तो वहां दो तीन चीजें देखने को मिलती है। प्रशासन तैयारी करता है, सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी करता है, सरकार की तरफ से तैयारियां होती हैं, और भारतीय जनता पार्टी का संगठन अपनी तैयारी करता हुआ नजर आता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जब मणिपुर जाने की बात निकलकर सामने आती है तो दो पूर्व विधायकों समेत 3 नेता जो हैं वो पार्टी का दामन छोड़कर कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लेते हैं। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मणिपुर जाने का कार्यक्रम तय हो जाता है तो जैसे ही मणिपुर जाने का कार्यक्रम तय होता है वैसे ही 43 नेता एक साथ सामूहिक रूप से इस्तीफा दे देते हैं। तो इसको आप बगावत नहीं समझेंगे तो क्या समझेंगे? तो 43 प्लस 3 46, जिसमें से 3 नेता, जिसमें से 2 पूर्व विधायक हैं, वो कुछ दिन पहले कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं और उसके बाद 43 नेताओं का एक साथ इस्तीफा निकलकर सामने आता है। मणिपुर के हालात के बारे में, मणिपुर में क्यों नहीं गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मणिपुर को लेकर क्या सरकार का रवैया रहा है, कैसे मणिपुर में बीजेपी के अंदर बगावत वाले तेवर कोई पहली बार नजर नहीं आए हैं, इन तमाम चीजों की जानकारी एक एक करके आपके सामने रखने से पहले जरा प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, जो प्रधानमंत्री का जो कार्यालय है उसका जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो देखता है, उसका रिलीज मैं आपके सामने थोड़ा सा विस्तार से बता देता हूँ शिव जी। उसमें क्या है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 से 15 सितंबर तक मिजोरम, मणिपुर, असम, पश्चिम बंगाल और बिहार का दौरा करेंगे। और मणिपुर का जो पूरा कार्यक्रम है, कल उनको मणिपुर जाना है, तो कल पहले वो 13 सितंबर को मिजोरम जाएंगे, मिजोरम के बाद वो मणिपुर जाएंगे और मणिपुर में 12:30 बजे चूड़ा चांदपुर में 7,300 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। एक रैली भी करेंगे, सरकारी खर्चे पे रैली का एक नया फॉर्मूला उन्होंने इजाद कर दिया है। और दोपहर 2:30 बजे के लगभग इम्फाल में 1200 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। लेकिन उससे पहले ही भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो एक बड़ी बगावत हो गई है, उस बड़ी बगावत ने वो सीधे सीधे नरेंद्र मोदी को चुनौती दे दी है। और इन 43 मणिपुर बीजेपी के इन 43 नेताओं ने एक साथ जो पार्टी का दामन छोड़ा है, उनमें जरा मैं बता देता हूं कौन कौन है। नगा बहुल जिले में पार्टी के फोंगियार मंडल से इस्तीफा देने वालों में मंडल अध्यक्ष, महिला, युवा और किसान मोर्चा, ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कहते रहते हैं ना, जो ज्ञान फॉर्मूले की बात करते रहते हैं, तो उन्हीं फॉर्मूले में
मंडल अध्यक्ष, महिला, युवा और किसान मोर्चा के जो प्रमुख है, जो बूथ लेवल के जो कार्यकर्ता है, उन्होंने पार्टी छोड़ी है। उनका बयान क्या था, ये जरा बता देता हूँ। उन सदस्यों ने कहा कि वे पार्टी के भीतर वर्तमान स्थिति को लेकर बहुत चिंतित हैं और परामर्श, समावेशिता और जमीनी स्तर के नेतृत्व के प्रति सम्मान की कमी है। यानी जो जमीनी स्तर पे कार्यकर्ता है, उनका सम्मान नहीं हो रहा है। आपको याद दिला दूं कि विधायकों की बगावत के कारण ही ऐसा पहली बार हुआ होगा बीजेपी सरकार में, इससे पहले तो हो चुका है, बीजेपी सरकार में उन्हें अपने ही मुख्यमंत्री को इस्तीफा देने को कहना पड़ा और फरवरी 2025 से मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू है और इस बीच कई विधायकों ने बगावत करके सरकार बनाने की कोशिश की, लेकिन उनको रोक दिया गया। और इससे पहले, इससे कुछ दिन पहले ही, महज कुछ दिन पहले ही, शिवजी दर्शकों को ये बता दूं कि 2 पूर्व विधायकों समेत 3 नेताओं ने मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़कर कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया था और इन 3 नेताओं में भाजपा के पूर्व विधायक वाई सुरचंद्र सिंह थे, एल राधा किशोर सिंह थे और पार्टी नेता उत्तम कुमार निंगथौजम थे। और ये सोमवार को कांग्रेस पार्टी का जो मुख्यालय दिल्ली में जो हेडक्वार्टर, उसमें उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ले ली, राहुल गांधी की सदस्यता ले ली। तो 43 प्लस 3 यानी कुल 46, और वो भी तब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी कुछ घंटे बाद कल जो है वो दोपहर को मणिपुर के दौरे पर जा रहे हैं। और जरा मणिपुर के बारे में थोड़ा सा बताना बहुत जरूरी है। मई 2023 से, फिर दर्शकों से कहता हूं, मई 2023 से, सवा 2 साल हो गए शिव जी। मई 2023 में कुकी और मेइती समूह जातियों के बीच वहां पर जनजातीय हिंसा भड़क गई। देश के मुखिया होने के नाते 2 साल तक, सवा 2 साल तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां जाने का समय नहीं मिला, जबकि राहुल गांधी वहां जा चुके हैं, विपक्ष के तमाम अन्य नेता जा चुके हैं, लेकिन प्रधानमंत्री को समय नहीं मिला। संसद में इस मसले पर चर्चा तक नहीं करवाई उन्होंने। संसद में इस मसले पर विपक्षी दलों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब तक नहीं दिया। और बाद में चूंकि असम में चुनाव आने वाले हैं, नॉर्थ ईस्ट में अब पार्टी को लगा कि नहीं, प्रधानमंत्री को और ज्यादा सक्रिय होना चाहिए, तो मिजोरम के साथ साथ वो मणिपुर जा रहे हैं। 3 घंटे मणिपुर रहेंगे, लेकिन इससे पहले जहां उनका हेलीपैड बनाया गया था, वहां हिंसा हो गई, विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए और भारतीय जनता पार्टी के अंदर नेताओं के एक साथ सामूहिक इस्तीफे ये बताते हैं कि मणिपुर की जनता तो छोड़िए, मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। और इन 43 नेताओं का सामूहिक इस्तीफा ये बताने के लिए काफी है कि ये खुली बगावत है, ये खुली चुनौती है नरेंद्र मोदी को लेकर। उनको बताया जा रहा है कि साहब आप होंगे, आज फिर एक सर्वे आ गया है जिसमें उनको विश्व का सबसे लोकप्रिय नेता बताया गया है। अब पता नहीं उस सर्वे में कौन कहाँ जाके करता है, क्या अमेरिका में होता है, दक्षिण अफ्रीका में होता है, कांगो में होता है, बुर्किना फासो में होता है, श्रीलंका में होता है, पाकिस्तान में, मतलब विश्व के कितने देशों में होता है पता नहीं, लेकिन उनको सबसे लोकप्रिय नेता बता दिया गया। यहाँ वो अपने ही देश के एक राज्य में सवा 2 साल तक जाते नहीं और जब जा रहे हैं तो पार्टी के अंदर इस्तीफों का दौर शुरू। अभी तो कुछ घंटे और बाकी है, पता नहीं और कितने लोगों के इस्तीफे आएंगे, लेकिन ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुली चुनौती है। और जो का मेन स्ट्रीम के, अब यूपी में बीजेपी वाले पीटे जा रहे हैं, पुलिस पीट रही है, दम के पीट रही है, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं होती पार्टी छोड़ने की। मणिपुर जैसे राज्य के युवाओं ने, वहां के किसानों ने, वहां के महिला मोर्चा के महिला नेत्रियों ने और युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने नरेंद्र मोदी साहब को आईना दिखाने का काम किया, जो उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार पिटने के बाद, लगातार शोषित होने के बावजूद भी वो हिम्मत नहीं दिखा पा रहे हैं। बीजेपी में अभी सवाल ही सवाल दिख रहे हैं पाठक जी। मुझे नहीं मालूम कि काफी लंबे अरसे के बाद प्रधानमंत्री जी आखिर मणिपुर जाने को तैयार हो गए, क्योंकि अगर वो नहीं जाएंगे तो इस बार शीतकालीन सत्र में फिर वही बवाल होगा और इस मणिपुर, इस वोट चोरी, इस सब को लेकर, जज के आवास पर रुपया में आग लगने को लेकर, कई मुद्दों को लेकर उन्हें अपने पूर्व उपराष्ट्रपति का इस्तीफा कराना पड़ गया। एक चुनाव करा के वो फंस चुके थे, लेकिन चुनाव कराया गया, चुनाव हो गया, जीत गए, शपथ ग्रहण भी आज हो गया। तो भाजपा दबाव में आती दिख रही है। जैसे अब टीवी के एंकरों के कुछ सुर बदले। कल किसी से मैंने एक देखा, एक टीवी एंकर का झड़प हो रही थी बीजेपी प्रवक्ता से, आप मुझे सिखाएंगे, मुझ पर आप डिक्टेटिव काम करेंगे। मैं नहीं समझ पा रहा था कौन किस पर डिक्टेटिव था, लेकिन ये पोजीशन एक दूसरे पर दबंगई दिखाना आया कहां से, सीखा कहां से?
जब आपने विपक्ष के प्रवक्ता पर दबंगई की, तो अब वो दबंगई सीख चुके हैं प्रवक्ता बीजेपी के, अब आप पर करेंगे। अब आपको बुरा लग रहा है। भाई, सवाल पहली बार रूबिका लियाकत ने सही पूछा कि राहुल गांधी पर आप आरोप इतने गिना रहे हो, किसकी सरकार है और कौन कार्रवाई करेगा, ये तो एक हमें बता लंबे अरसे बाद, शिव दो। एक जी, लंबे अरसे बाद नहीं, एक लंबे 11 अरसे वर्ष बाद, बाद। पहले पहले वो पूछा करती थी, पहले वो पूछा करती थी, पहले वो सरकार से ही पूछा करती थी। 11 वर्ष में तो पहली बार सुनने को मिला। इसलिए मैंने कहा लंबे अरसे बाद। अब इन तरीके के सवाल सबको करने पड़ेंगे। आज आप देख रहे हो कितने हमारे पत्रकार साथी हैं जो नेपाल गए हुए हैं, उनके साथ छीजा लेदर हो रही है, उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, और कहा जा रहा है कि तुम उसी चैनल के हो जो चैनल दिन भर अलग राग लापता है। नाम लिए हैं उन्होंने, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, नाम लिए हैं। इससे शर्मनाक हाल हमारा क्या होगा। हमारी देश में तो स्थिति बिगड़ ही रही है, विदेशों में भी खराब है। आपने देखा कि प्रधानमंत्री के दौरे के समय कई बार हम पर सवालिया निशान खड़े हो गए। हम तारीफ करते रहे दूसरी, और दूसरे दलों, दूसरे विपक्षी पत्रकारों ने ऐसे सवाल पूछ लिए कि हमारे प्रधानमंत्री जी परिवार के लोग, बताने लगते हैं कि वो तो हमारे परिवार के लोग हैं। तो हास्यास्पद स्थिति में मणिपुर जाकर वहां की जनता से भी संवाद होगा या सीधा वन लाइन टॉक होगा? शिव जी, 3 घंटे में क्या क्या करेंगे? परियोजनाओं का उद्घाटन करना है 2 जगह, फिर भाषण भी देना है जनसभा में, शायद टीपी से पढ़ के भाषण देंगे, शांति की बात करते हुए नजर आएंगे, लेकिन 3 घंटे में उस तरह का संवाद नहीं। वक्त ये था कि जनता के बीच में जाकर, दोनों समुदायों के बीच में जाकर सीधे 1 to 1 बातचीत होती, उनके घावों पे मरहम लगाया जाता, संवेदना जताई जाती, सरकार उनके साथ खड़ी है ये बताया जाता, और साथ ही ये भी बताया जाता कि चाहे वो कुकी समुदाय के लोग हो या मैतेई समुदाय के लोग हो, वो सबके सब भारतीय हैं और उनकी सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी भारत सरकार की। आज मणिपुर 2 भागों में बँट गया है। कुकी दूसरी तरफ नहीं जा सकते, मेइती समुदाय के लोग इस तरफ नहीं आ सकते। मीडिया भी 2 भागों में बँट गई है। कहा तो यहाँ तक जाता है कि पैरामिलिट्री फोर्सेज और आर्मी भी 2 भागों में बँट गई है। विधायक, सरकार, प्रशासन सब कुछ 2 भागों में बँट गया है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ कुछ घंटों के लिए उस राज्य में जा रहे हैं, वो भी सवा 2 साल बाद। हाँ, आपने एक मीडिया का ज़िक्र किया, आपने जिन मोहतरमा का नाम लिया, मेरे बहुत अच्छे करीबी मित्र हैं, उनकी पत्नी हैं। लेकिन वो सवाल सिर्फ एक एंकर का नहीं है। सवाल सिर्फ ये है कि पिछले कुछ सालों में रिपोर्टर नाम की संस्था को जानबूझकर खत्म करने का प्रयास किया गया है। दर्शकों से मैं पूछता हूं, आज से 10 साल पहले, 7-8 साल पहले तक भी आप मान लीजिए, आपको पता था कांग्रेस कौन कवर करते हैं, बीजेपी कौन कवर करते हैं, आपको ये भी पता था कि कौन सही खबर देते हैं, कौन गलत खबर देते हैं। रिपोर्टर आते थे, उनको 2-4 मिनट बोलने का मौका मिलता था। आज तो तथाकथित राजनीतिक विश्लेषकों को 4-4 घंटे बिठा लेते हैं, मुर्गा लड़ाई होती रहती है। जो बीजेपी कवर करता है रिपोर्टर, जो कांग्रेस कवर करता है रिपोर्टर, वो रिपोर्टर कहाँ है? दिखता है आपको कभी लाइव देते हुए? और लाइव होता है तो कितने सेकंड का? 10 सेकंड, 20 सेकंड? बल्कि विंडो शॉपिंग वाला जो कांसेप्ट है, तो मैंने एक शब्द इजाद किया, विंडो लाइव। फ्रेम में कभी खड़ा करना हो तो 7-8 लोगों को खड़ा कर देते हैं, उसमें रिपोर्टर से पूछते हैं, रिपोर्टर जैसे ही जवाब देना शुरू करता है, एंकर बीच में रोकती है। एंकर का सवाल बड़ा होता है, रिपोर्टर जब समझाने की कोशिश करता है, फिर रोक देती है, फिर वो एक्सपर्ट के पास चले जाते हैं। अब एक्सपर्ट भी बड़े गजब-गजब है, जो फील्ड में उतर के कभी किन्होंने रिपोर्टिंग नहीं की। नहीं 40 नहीं, डिग्री, 42 मैं डिग्री तापमान पंकज में जी, काम कैसे होता है, वो कभी नहीं सहा उन्होंने, लेकिन वो एक्सपर्ट हो गए। अब जरा एक्सपर्ट हो गए हैं तो कैसी बातें करते हैं, वो भी जरा मैं बता देता हूँ। उसके पीछे की कहानी मैं खुलकर आज बताता हूँ। ये मीडिया की गंदगी भी थोड़ा-सा मैं खुल के बता देता हूँ। बीजेपी ऑफिस में चेहरा दिखाना होगा, जब प्रधानमंत्री जश्न मनाते हैं तो तमाम एंकर चले जाएंगे। प्रधानमंत्री भी, बड़े-बड़े मंत्रियों के इंटरव्यू लेने हो तो तमाम एंकर चले जाएंगे। आजकल वो कॉन्क्लेव वाला एक नया कांसेप्ट आ गया है, वहां पे एंकर बैठ के इंटरव्यू लेते हुए नजर आएंगे। जहां दंगे की स्थिति होगी, मारपिटाई की स्थिति होगी, जैसे अभी काठमांडू में हो रखा है, तो एंकर नहीं जाएंगे जी, वहां रिपोर्टर जाएंगे, कैमरामैन जाएंगे। क्यों? उनकी उनकी जान की कोई कीमत नहीं है, उनका कोई परिवार नहीं है। और ये क्यों आपने घटाया, मैं आप फिर बताता हूँ। शिव जी, याद कीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अपनी भोपाल के पूर्व सांसद के बारे में एक बयान दिया था कि मैं दिल से कभी माफ नहीं करूंगा। वो सवाल पता है किसने पूछा था? प्रधानमंत्री से। जी, लगभग 20 सालों से बीजेपी कवर करने वाले रिपोर्टर ने पूछा था। गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए जो क्रिया, प्रतिक्रिया और दंगों के बाद
जो इंटरव्यू लिया था नरेंद्र मोदी साहब का, जो बयान बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ, तो इंटरव्यू किसने लिया था? लाइव इंडिया के बॉस थे सुधीर चौधरी। लेकिन सुधीर चौधरी खाली एंकर नहीं थे, सुधीर चौधरी रिपोर्टर थे, कांग्रेस कवर करते थे। जब संसद भवन पे हमला हुआ, संसद भवन की कार्रवाई को वो कवर कर रहे थे, कारगिल की लड़ाई उन्होंने कवर की। मैं किसी भी एंकर को छोटा साबित करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, लेकिन एंकर और रिपोर्टर का एक बेसिक फर्क मैं आपको समझा। अगर आप डेली नरेंद्र मोदी को देखते हैं, तो आप नरेंद्र मोदी के आभा मंडल में आते नहीं। आजकल कुछ रिपोर्टर भी आ गए हैं, उनकी मजबूरी है, नौकरी बचाना है। लेकिन जो एंकर 20 डिग्री 18 डिग्री के टेम्परेचर में एंकरिंग कर रहा है, उसके लिए नरेंद्र मोदी एक बड़े व्यक्तित्व के आदमी हैं। तो जब वो जाते हैं नरेंद्र मोदी साहब का इंटरव्यू लेने, तो लेट जाते हैं, साष्टांग हो जाते हैं। रिपोर्टर को मालिक का कितना भी आदेश हो, मैं फिर दोबारा दोहरा रहा हूं शिव जी, रिपोर्टर को मालिक का कितना भी आदेश हो, वो 2-3 सवाल गुडी गुडी पूछेगा, लेकिन बीच में 1-2 सवाल वो जरूर ऐसा पूछेगा जिससे हेडलाइन निकल सके। वो ये नहीं पूछेगा कि आप आम काट के खाते हैं कि चूस के खाते हैं। वो ये कतई नहीं पूछेगा कि आप थकते क्यों नहीं। वो कतई नहीं पूछेगा कि आपको इतनी ऊर्जा कहां से आती है। या अगर वो इस तरह के सवाल पूछेगा, तो भी 2 सवाल ऐसे जरूर पूछ लेगा जिसमें प्रधानमंत्री फंसते हुए नजर आएंगे। तो प्रधानमंत्री रिपोर्टरों को इंटरव्यू देते नहीं है, वो एंकरों के साथ बैठ जाते हैं। उनसे ये इस नहीं बार पूछा थोड़ा जा सा सकता है, उनसे ये नहीं पूछा जा सकता कि 2 करोड़ रोजगार का प्रभु क्या हुआ, जो आपने कहा था? महंगाई की मार पर आपने बड़ी लंबी स्पीच दी थी, उसका क्या हुआ? डॉलर पे तो आपने बताया कि डॉलर की नई साख देश के प्रधानमंत्री की गिरती है, उस पर क्या हुआ? आपने कहा था डीजल और पेट्रोल कैसे सस्ता होता है, ये मैं जानता हूं। ये संसद में बैठे लोग, ये देश के नतमस्तक लोग, ये कुछ नहीं जानते हैं। अच्छा, इसका भी किस्सा बता देता हूँ। इसका भी किस्सा बता देता हूँ। तो रोड शो के दौरान आप देखते होंगे कि कई बार वो रिपोर्टरों के कुछ सवालों का जवाब देते हैं, या एंकर चढ़ जाते हैं उनकी गाड़ी पे, वो सब पहले से तय होता है। और जैसे ही वो रिपोर्टर इंटरव्यू लेके नीचे उतरता है, वो लाइव से उस कैसेट को फीड करे या ओबी वन से फीड करे, वहां पे प्रधानमंत्री कार्यालय का एक अधिकारी होता है, जो पहले सुनता है उसको, कि प्रधानमंत्री के मुंह से कुछ गलत तो नहीं निकल गया, कुछ सवाल तो गलत तो नहीं पूछ लिया। अगर गलत पूछा होगा तो उतना हिस्सा कटवाया जाएगा। और उसमें रिपोर्टर कुछ भी पूछ ले। एक बड़ा अच्छा मैं बताता हूँ आपको कि बीजेपी के एक बड़े नेता लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे पहली बार, तो उनके इलाके में एक खालिज रिपोर्टर पहुंच गए, राष्ट्रवादी चैनल के। रिपोर्टर ने 3-4 सवाल पूछ लिए, उसमें एक सवाल ये भी पूछ लिया कि सर, विपक्षी राजनीतिक दल आप पे आरोप लगा रहे हैं कि आप तो बाहरी उम्मीदवार हैं। तो इंटरव्यू रख दिया, कट गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि यार बताओ, ऐसे सवाल क्यों पूछते हो? तो उसने कहा, सर ये आरोप लग रहा था आपके ऊपर। कह रहा ठीक है, कोई बात नहीं, आप ऑफिस भेज दो। तो उसने कहा, बताइए तो सही क्या हुआ? कह रहे तुम कुछ भी करके ऑफिस भेज दो, चलेगा तो वही जो मैं तुम्हारे संपादक को फोन करके कहूँ। अच्छा। तो आप कुछ भी पूछ लो, एडिटिंग तो ऑफिस में ही होगी ना। उतना हिस्सा वो कट गया, उतना हिस्सा वो कट गया। तो आप जो काठमांडू के हमारे दर्शक है, नेपाल के हमारे दर्शक है, बाकी देश के हमारे दर्शक है, कृपया करके रिपोर्टर और कैमरामैन को तमाम चीजों का दोष देना बंद करिए। अभी भी कुछ लोग अड़े हुए हैं, ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लीजिए, रिपोर्टरों ने धो के रख दिया था, एक्सपोज कर दिया था ज्ञानेश कुमार को। लेकिन उनमें से कितने सवाल जवाब टीवी चैनलों पे चले या नहीं चले, वो एक रिसर्च का विषय है। मैंने टीवी चैनलों को, न्यूज चैनलों को देखना लगभग बंद कर दिया है। पिछले 5-6 सालों से मैं न्यूज चैनल देखता नहीं। लेकिन रिपोर्टरों के ऊपर जो आप दोषी देते हैं, तो रिपोर्टर के ऊपर दोषी नहीं दिया। और दूसरा, मैं एक एक्सपर्ट का भी जरा बता देता हूँ। नहीं डिबेट में संतोष जी, यहाँ पे मेरा एक सवाल भी ले लीजिए। मैं देखता हूं कि कल वही राजनीतिक विश्लेषक होता है, वही कल खेल विश्लेषक होता है, वही कल आर्थिक सलाहकार होता है, कल वही क्या बताएं, वो सब्जी मंडी के भाव की भी अगर हम जिक्र कर दें तो वो सब्जी मंडी की बात बताने लगता है, उसका भी विशेषज्ञ हो जाता है। फिर शेयर मार्केट का विशेषज्ञ हो जाता है, जब जो प्रोग्राम चल रहा है उसी का विशेषज्ञ हो जाता है। उसी पे आ रहा था मैं, आगे आगे मैं उसी पे आ रहा था। 8 विंडो कटे, एक बीजेपी का नेता होगा, एक चिराग पासवान की पार्टी का नेता होगा। अब चिराग पासवान की पार्टी का नेता अमेरिका पे भी बोलता है, इजराइल पे भी बोलता है, पाकिस्तान पे भी बोलता है। जो कायदे से, जिस चिराग पासवान साहब की पार्टी बिहार की पार्टी नहीं बन पाई है कायदे से, उनके एक प्रवक्ता बैठ जाते, 2 हो गए। एक राजनीतिक एक्सपर्ट या संघी विचारक बैठ जाते हैं, 3 हो गए। और फिर ये एक तरफा डिबेट चलती रहती है। कुछ चैनलों पे एंकर भी बीजेपी प्रवक्ता की तरह ही काम। अच्छा, आपने कहा कि एक्सपर्ट, सब एक्सपर्ट वही बन जाते हैं, जरा वही बता देता हूँ। आज बीजेपी के सांसद हो गए हैं, बड़े नेता हैं,
विजय चौक पे एक जमाने में हम लोग जब पार्लियामेंट कवर करते थे तो वो विजय चौक पे आ जाते थे कि उनकी एक बाइट ले ले, उनकी एक बाइट ले ले, तो बड़ा मूंगफली, चिनिया बादाम, गज्जक ये सब 10-10 रुपए का खरीदते थे, 4-5 लोग खाते थे। उनके बारे में कहा जाता है कि एक चैनल के गेस्ट कोऑर्डिनेटर को उन्होंने उस जमाने में 3 लाख रुपए दिए। एक चैनल के गेस्ट कोऑर्डिनेटर को 3 लाख रुपए दिए। और उसके बाद क्या हुआ? उनको चैनलों पे बिठा के एक्सपर्ट उन्होंने घोषित कर दिए। ऐसे कई एक्सपर्ट आ गए। अब जैसे मेरे पास एक्सपर्ट के रूप में मेरे पास एक चैनल का फोन आया, तो मैंने कहा भाई एक्सपर्ट के रूप में तो बैठूंगा, लेकिन दक्षिणा तो लूंगा, भाई ब्राह्मण आदमी हूँ। तुम भी काम कर रहे हो? तो नहीं सर, अब तो लोग आने के लिए पैसा देते हैं। मैंने कहा भाई साहब, 20 साल टीवी में काम किया है, टीवी में दिखने का कोई शौक नहीं है, आने के लिए मैं तुम्हें पैसा दूं? उल्टा मैं तुम्हें पैसे मांगू, अगर मुझे 1 घंटे बिठाओगे तो मुझे उसका, तुम्हें मेरा मेहताना तो देना पड़ेगा, मेरी मजदूरी तो देनी पड़ेगी। बिल्कुल। तो इस तरह के एक्सपर्ट बनने, सारे एक्सपर्ट की बात मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन ज्यादातर एक्सपर्ट और गेस्ट कोऑर्डिनेटर के साथ मिलकर इस तरह का खेल खेलते हैं। और संपादकों की भी मर्जी होती है कहीं ना कहीं, नहीं तो ऐसा कैसे चलता कि एक ही आदमी हर चीज का एक्सपर्ट बन जाता। अब आप सोचिए कि जयंत चौधरी की पार्टी के नेता, आप बड़े क्रांतिकारी क्रांतिकारी कहते हैं, मैं सीधा सीधा कहता हूं, कोई लाग लपेट नहीं। जयंत चौधरी के पार्टी के नेता को आप अमेरिका पे बिठाते हो, आप महंगाई पे बिठाते हो, आप इजराइल पे बिठाते हो, आप पाकिस्तान पे बिठाते हो, आप नेपाल पे बिठाते हो। क्या है जयंत चौधरी? कायदे से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पार्टी भी नहीं है। कितने सांसद है उनके पास? कितने विधायक है उनके पास? इतने इतने उम्मीदवार तक नहीं है कि यूपी की सभी 80 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ सके। इतने उम्मीदवार नहीं है कि यूपी की 403 विधानसभा छोड़िए 200 विधानसभा सीटों पर भी चुनाव लड़ सके। तो कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो वो है, या सिर्फ विंडो भरने के लिए आप बिठाते हो? ये भी नहीं, बताना चाहिए संपादकों को, रैंकरों को। वो सबको बिठा लेते हैं, उन्हें आधा घंटा काटना है। सत्ताधारी दल में जो जो पार्टियां सम्मिलित हैं सबको बुला लेते हैं। विपक्ष का आदमी होगा एक, एक विपक्ष का होगा तो कोई राजनीतिक विश्लेषक होगा तो, नहीं तो वही अकेला प्रवक्ता अपना लड़ता रहेगा, जूझता रहेगा, थक हार जाएगा तो कभी कभी ये भी कह देता हमें विंडो से बाहर कर दो। ये सब चीजें बड़ी, लेकिन मुझे अब चिंता है कि बीजेपी के 43 नेता छोड़ेंगे पार्टी तो बड़ी संकट उत्पन्न होगी। मणिपुर में क्या होगा? एन बीरेन सिंह पहले से बैकफुट पर आ चुके हैं, वहां 2 जातीय संघर्ष चल रहा है। अब इस संघर्ष पर क्या प्रधानमंत्री जाकर मलहम लगा पाएंगे? क्या उन जो बेटियों के वीडियो वायरल हुए थे, जो बड़े शर्मनाक थे, क्या उनसे उनको निजात दिला पाएंगे? कई सवाल हैं, मैं अपने दर्शकों के पास छोड़ रहा हूं। क्या प्रधानमंत्री जी को इतने दिन तक विलंब करना था जाने में? अभी प्रोग्राम कंफर्म जरूर है, लेकिन क्या अभी भी कहीं रुकावट आएगी? क्योंकि नेपाल की उपजी स्थितियों से सभी राजनीतिक दलों के लोगों की निगाहें चढ़ी हुई हैं। फिलहाल संतोष जी ने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी कि मीडिया और राजनीति का जो चक्र बिगड़ा है, इस चक्र को भी सही करने की जरूरत है और इसे जनता ही सही कर सकती है और किसी में कुवत नहीं है। तो जनता को सारे चक्र संभालने हैं, स्वास्थ्य का, रोजगार का, शिक्षा का, मीडिया का, न्यायपालिका का, कार्यपालिका का। ऐसा कोई चक्र अब नहीं है जिसे थोड़ा सा दुरुस्त करने की जरूरत नहीं है। तो फिलहाल संतोष जी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी खबर के साथ हाजिर रहेंगे। हमें इजाजत दीजिए, हमें और संतोष जी को। नमस्कार, आभार। बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।